बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मॉडल पेपर करने जा रहे हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज़ इसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड जो है 80% क्वेश्चन है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, बजट एंड अकाउंट ऑफिस जो ऑडिट ऑफिसर की जो 84-85 सीट्स आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये वो वाला पेपर है। ठीक है, तो इसका सिलेबस 80% था क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड और 20% जो था वो कंप्यूटर से रिलेटेड था। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं, मैं आपको साथ-साथ ना आंसर भी कन्फर्म करता जाऊँगा ताकि जो कि मैं गलत है वो हम वाज़ह कर लें। स्टॉक मार्केट इज़ आल्सो नोन एज़ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। हमने बात की थी, मैं आपको ना चारों के चारों ऑप्शन बताता जाऊँगा। प्राइमरी मार्केट कौन-सी होती है? एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें शेयर्स बिल्कुल पहली दफ़ा ट्रेड हो रहे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आईपीओज़ होती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? वो प्राइमरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट जो है ये इसका आंसर है। सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर ऑलरेडी इशूड शेयर्स को जो है ट्रेड किया जाता है। फिर कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें मोर देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर इज़ सेकेंडरी मार्केट। राइट शेयर्स आर द शेयर्स, वो शेयर्स हैं जो कि अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, ठीक है? राइट शेयर्स आर द शेयर ऑफर टू द एक्सिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है? तो फिर क्या कहता है कि इशूड बाय अ न्यूली फॉर्म कंपनीज़ जो करती है वो तो आईपीओज़ कहलाते हैं। लीगली इशूड टू द पब्लिक एट लार्ज वो तो जनरल ही हो गए ना, ठीक है। दैट हैव अ राइट ऑफ रिडेम्पशन, ये तो रिडीमेबल की बात आ गई। रिडीमेबल वो होते हैं जो कंपनी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम शेयर्स को वापस बाय बैक कर लेती है, और इररिडीमेबल वो होते हैं कि जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में वापस नहीं लेती। नेट प्रॉफ़िट रेशो क्या होती है आपका? नेट प्रॉफ़िट रेशो, तो ये प्रॉफ़िट रेशो बता रहे, तो ये प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशो है एक, ठीक है। बहुत आसान पेपर था। प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशो, ठीक है। नेट प्रॉफ़िट रेशो, ग्रॉस प्रॉफ़िट रेशो कल हमने पढ़ी है इसको ऑनलाइन भी। लिक्विड रेशो जो है इसको हम क्या कहते हैं? एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, ठीक है। 4C, ठीक है। मैं फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ। इन हिज ट्रेडिशनल रोल द फाइनेंस मैनेजर इज़ रेस्पॉन्सिबल, जो फाइनेंस मैनेजर है उसका अगर ट्रेडिशनल रोल देखा जाए तो उसने क्या करना होता है? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है उसकी, ठीक है। फिर बी ऑप्शन क्या है? एक्वायरिंग कैपिटल एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, यस। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंस मैनेजर के ये फंक्शन में तो शामिल आता है, बट ट्रेडिशनल अगर हम उसका देखें तो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसने करना होता है, ठीक है। सीएफओ वगैरह जो हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन को देखते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ की रेस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग, माली, यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजमेंट बताया हुआ है, अथॉरिटेटिव है, पार्टिसिपेटिव है, नॉन, तो ये ट्रेजरी मैनेजमेंट का है। इसमें आइए हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। इन एमसीक्यू को हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं। ये जो बताया गया ट्रेजरी मैनेजमेंट, अथॉरिटेटिव और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को, तो इट सीम्स देयर माइट बी अ स्लाइट कन्फ्यूजन इन द टर्म यू प्रोवाइडेड, जो मैंने इसको प्रोवाइड किए हैं। तो कहता है कि लेट्स क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेजरी मैनेजमेंट, अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होती है? ट्रेजरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि यहाँ पर इसने बताया हुआ था। फाइनेंशियल प्लानिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग कैश, इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटीज़। फोकस कहाँ पे करती है? प्राइमरी फोकस ऑन ensuring that a company has enough liquidity to meet its financial obligations when while optimizing the use of its fund. एक्टिविटीज़ क्या हैं? ट्रेजरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ सच एज़ कैश फ्लो फोरकास्टिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जबकि नेक्स्ट जो है अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट है, the authoritarian management, it is a leadership style where decisions are made by a single person or a small group of individuals at top of the organizational hierarchy,
ठीक है। द अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट लीडर्स हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल एंड अथॉरिटी एंड दे टिपिकली मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग या इन्वॉल्विंग एनी लोअर एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी टॉप टू डाउन एंड देयर इज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। जबकि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा ये इंक्लूसिव जो है ये पार्टिसिपेटरी है, जबकि एक्सक्लूसिव जो है मैनेजमेंट वो अथॉरिटेटिव को भी बोलते हैं। Involve actively including employee in decision making process. Characteristics क्या है? Leaders in participative management seek input, ideas and feedback from employees. Decision making is more collaborative and there is an emphasis on involving the workforce in shaping the directions of the organization. फिर कहता है communication is bidirectional with input following both from top to bottom to top। इसमें तमाम की तमाम चलती है। आई होप कि क्लियर होगा। ऐसे ही हम जो डेली क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, आज हमारी 4 क्लास ख़त्म हुई है। इस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन, अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे सेम यूट्यूब चैनल का नंबर भी है आपके पास, 0343070711 6। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, हैविंग सम ओवरऑल गोल इन माइंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद, आपके कोई माइंड में कोई गोल है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? ये एफएम आपको फाइनेंसिंग ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट, तो आई थिंक ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है। देन बॉन्ड्स विद लॉन्गर मैच्योरिटी जनरली हैव, जिनकी लंबी मैच्योरिटी रिस्क होती है तो वो क्या होता है? हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। सही, जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट मैच्योरिटीज़ की जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लेस रिस्की होती हैं, जबकि जो भी लॉन्ग मैच्योरिटी की जो भी सिक्योरिटी हों वो हाई रिस्की होती हैं। ठीक है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स ये क्या है? आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है। व्हेन द कूपन रेट इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डैश एज मेच्योरिटी अप्रोचेस। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब कूपन रेट हो, एक हमारा मार्केट रेट होता है, एक कूपन रेट होता है। कूपन रेट वो होता है जो जिसके ऊपर बॉन्ड इशू किया गया होता है, is less than the required rate of return। The discount, ज़ाहिर बात है तब जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे इशू होगा। on the bond debt as maturity approaches to, वो जो है वो इंक्रीज होती जाती है। दसवां बी। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ। व्हेन द कूपन रेट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड एज मेच्योरिटी अप्रोचेस, तो आंसर है डिक्रीज। अच्छा, कहता है एज द बॉन्ड अप्रोचेस मेच्योरिटी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट बॉन्ड जनरली डिक्रीज। This is because as the bond maturity date gets closer, the risk associated with the bond decreases. A closer a bond is to mature, the less uncertainty is about the relieving the principal and mature. Okay, okay, okay. ये risk के बारे में बात कर रहे हैं. Consequently, investor may be willing to accept a low rate of return on the bond. A decrease in the required rate of return is reflected in the bond's discount rate, which moves inversely to bond price. Therefore, as the required rate of return decrease, the discount on the bond tends to decrease as well। तो ये आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो इसका आंसर था बी। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट एसेट, तो बड़ा इजीली हमें पता चल जाएगा। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सैलरी पेड इन एडवांस, ये भी हमारा करंट एसेट है। इन्वेंट्री भी करंट एसेट है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ये हम कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट टेम्पररी है, वैसे अगर इन्वेस्टमेंट होता तो ये हमारा नॉन करंट एसेट होता। राइट। फिर कहता है मनी मार्केट इज एन इन विच ओनली शॉर्ट टर्म एंड डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं जो लेस देन 1 ईयर होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट की ये टाइप है मनी मार्केट। ठीक है। 12 ए। नेफ्टा जो है स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है।
Dash is a potential obligation that may arise from an event that has not yet occurred. तो ये contingent liabilities होती हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है इसको आप और क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल इनकम भी बोलते हैं, या मैं चेक कर देता हूँ आपको। Okay, other name of contribution margin के इसने बताया था, also called gross margin is the money left over from sales after paying all variable expenses। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है जब हम ब्रेक इवन निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम फिक्स्ड एसेट को या फिक्स्ड एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं इसके ऊपर, तो हमें ब्रेक इवन मिल जाती है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट या इसको मार्जिनल इनकम भी हम बोलते हैं। फिर कहता है, अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो दैट अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आफ्टर फॉर सम फिक्स पीरियड के लिए, तो ये एट द एंड जो होता है ये ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, जबकि एन्युटी ड्यू जो होती है ये एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो है ये हो रही होती है इसकी पीरियडिकल पेमेंट्स, ठीक है। परपेचुटी तो वो है जो कि कांस्टेंट जो है वो चलती रहती है। प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वॉचिंग कहलाता है। फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इट्स आल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे की जाती, जस्ट ये डिस्काउंट पर इशू होता है और ये मेच्योरिटी जो है अपनी वैल्यू के ऊपर हो जाता है। तो ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। 18 ए। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है इसका बाकी नाम जो है प्योर डिस्काउंट बॉन्ड भी कहलाता है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहलाता है। यूएस ट्रेजरी बिल्स आर एग्जांपल ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये याद रखिएगा। ऐसा बॉन्ड विच पेज नो इंटरेस्ट एंड ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीप डिस्काउंट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जबकि डिस्काउंट बॉन्ड का नहीं है। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है अगली दफ़ा आ जाए। An efficient market hypothesis states all public information which is reflected in current marketplace is classified as, तो ये strong form of efficient होती है जब तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती हैं। इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने आंसर में सेमी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सी भी। ओके, ये मैंने आपके सामने चारों फॉर्म्स रखी हैं इसकी मार्केट की, स्ट्रॉन्ग फॉर्म से लेकर मार्केट एफिशिएंसी तक। वीक फॉर्म एफिशिएंसी क्या होती है? ये जो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ रहा है बी, कहता है कि इन वीक फॉर्म एफिशिएंसी इट इज़ assumed that all historical price and volume information is already reflected in the current stock market। Implication क्या था? Investor cannot consistently achieve superior return by analyzing past trading information such as historical stock price or trading volume। जबकि सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? Assume that all publicly available information including both historical information and all public information जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, न्यूज़ इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द करंट स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो इन्वेस्टर कैन नॉट कंसिस्टेंटली अचीव, ये भी उसी तरह से ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टॉक। तो डिफरेंस आप देख लें, ऑल हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड बताया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर्म एफिशिएंसी अज्यूम दैट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन करंट। तो इसमें क्या इसका ऑप्शन था? ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द करंट मार्केट प्राइस, तो ये आपका क्या होगा? सेमी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट फॉर्म एंड assumes that all information whether it is public or private is already reflected in the current stock market। जबकि मार्केट एफिशिएंसी अगर हम देखें, कहता है कि मार्केट एफिशिएंसी इन अ ब्रॉडर सेंस एनकम्पास आर थ्री फॉर्मेट ऑफ एफिशिएंसी, वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ये तीनों की तीनों का ये कम्बिनेशन है। आई होप कि क्लियर है। 20 है, अगर हम 19 को देखें तो ऑप्शन नंबर सी,
ठीक हो गया। अ फर्म ऑपरेट, प्रोड्यूस, मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या होती है? ग्लोबल फर्म होती है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल फर्म और ग्लोबल फर्म में क्या फ़र्क है। इंटरनेशनल फर्म क्या होती है? टिपिकली conduct business activities in multiple countries but may not necessarily have a fully integrated global strategy। ठीक है, तो नीचे कहते हैं ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस में बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड द फर्म मे अडॉप्ट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द लोकल मार्केट। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आप उस कंट्री के लोगों को ही डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दे दें। फिर कोऑर्डिनेशन, देयर मे बी अ हायर डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल हेडक्वार्टर एंड इंडिविजुअल सब्सिडरीज, बट द सब्सिडरीज ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी उनको होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इंटरनेशनल फर्म टेंड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेड टू द लोकल मार्केट कंडीशन। आप वहाँ के जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसके मुताबिक देखते हैं। जबकि ग्लोबल फर्म इज़ वन दैट हैज़ हाईली इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू इट्स ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो global firm often strive for consistency in their product, service, and operate across different countries. It is typically high degree of centralization है और coordination from the headquarters की होती है to ensure the uniformity in strategy and operations। जबकि जो इंटरनेशनल फर्म है उसमें आप अटॉनमी देते हैं, इसमें नहीं है। एफिशिएंट क्या है कि ग्लोबल फर्म्स एम टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंट बाय स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? अ फर्म ऑपरेट, प्रोड्यूस, मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसने बड़ी ही सिंपल सी बात की है, तो ये यहाँ पे इसको चाहिए था कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते। इसने इसका आंसर जो है वो ग्लोबल मार्केट लगाया है 20 बी। 21 क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी कंसिडर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो फिजिबिलिटी स्टडी आप देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आप अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कैपेसिटी लाजमी तौर पे देखते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं, मार्केट डिमांड को भी आप देखते हैं। तो ये तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे 21 डी। आज का लेक्चर शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाए। लैंड रेवेन्यू असाइन टू जागीरदार, ये देखो इनकम टैक्स का आ गया है। लैंड रेवेन्यू असाइन टू जागीरदार, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम पर्पस के लिए होगी। ठीक है। अ मार्केट फॉर होलसेल लोन एंड डिपॉजिट ट्रेडेड बिटवीन बैंक्स, तो ये इंटर बैंक मार्केट कहलाती है जिसमें आप होलसेल लोन और डिपॉजिट डिफरेंट बैंक्स आपस में करते हैं। ठीक है, 23 को कंफर्म करते हैं। ए 24 है गवर्नमेंट मेड पॉलिसीज फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये इंडस्ट्री पॉलिसी होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन, तो क्रिएटिव फैक्टर जो है आपका, आल तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का जो मुआवजा होता है वो होता है रेंट, और लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और जो आपका होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है। तो ये जो यूनिक होता है क्रिएटिव फैक्टर वो कैपिटल होता है, आई थिंक। ठीक है, 25 बी। ठीक हो गया। Which factor has been the most rapidly changing component in an organization's general environment in the past quarter century? में हर टेक्नोलॉजी होगा, हाँ वही है। ठीक है। The main operation expense of a business are termed as, जो operation expenses हैं उनको operating expense ही बोलते हैं। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कि आप असर्टन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 28 ए होगा। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है। एजेंसी थ्योरी सुजेस्ट दैट मैनेजर्स, उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो रही होगी। द मैनेजर्स, जो कि पार्टिकुलर मैनेजर्स को एजेंट्स भी बोलते हैं कंपनी का, पार्टिकुलरली दोज ऑफ लार्ज पब्लिकली ओन्ड फर्म मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दोज ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है।
एजेंसी थ्योरी का मतलब ये है कि अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो मैनेजर और शेयर होल्डर के दरमियान होते हैं। इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, इसको आप क्या बोलते हैं? कलेक्टिव ऑपरेटिंग साइकिल होगा। ये कैश कन्वर्जन साइकिल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जी, तो हम देख रहे हैं कि कैश कन्वर्जन साइकिल का फार्मूला है DIO, डिग्री ऑफ इन्वेंट्री या डेज़ ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, प्लस अगर हम डेज़ ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग, सेल्स से क्योंकि हमें रेवेन्यू होना होता है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें ना तो ये हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अगर इसमें से हम डेज़ ऑफ पेबल आउटस्टैंडिंग अगर हम माइनस करें तो ये हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल बन जाता है। बेसिकली कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है कि हाउ मैनी डेज योर इन्वेंट्री टेक्स टू पे यू बैक। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन्वेंट्री पीरियड है, अकाउंट रिसीवेबल, तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल बनेगा 30 बी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जो है इसको आप क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जो है ये आपका, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो है आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो ये टर्नओवर रेशो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ठीक है, 31 सी। The following factor would be relatively low if supply of labor is higher than demand. तो द फॉलोइंग फैक्टर विड बी relatively लो, मतलब कौन सी चीज़ जो है लो होगी? इफ़ सप्लाई ऑफ लेबर, अगर सप्लाई लेबर प्रोवाइड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, डिमांड कम है, तो वेज जो है वो बिल्कुल ही कम होगी फिर लोगों की। 32 सी। फिर हमारे पास आता है डैश इज़ द फेज ऑफ एन ऑडिट वेयर द ऑडिटर गैदर्स सैंपल टू आइडेंटिफाई एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द क्लाइंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर डेटा। तो ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है ना, ये जो है ये गैदर करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। अगर हम तीनों को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बारे में कहते हैं substantive testing is designed to obtain evidence about the completeness, accuracy, validity of the financial statement component. जबकि control testing जो है also known as the test of control aim to evaluate the effectiveness of the entity's internal control. जबकि डिटेक्टिव टेस्टिंग होती है is focused on identifying error या कि irregularities हैं after they have occurred। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है? सांबर आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगा। बैलेंस शीट क्या शो कराती है? एक आपको पोजीशन एट अ पार्टिकुलर डेट, ठीक है, फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट इज़ आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, नहीं बैलेंस शीट भी नहीं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। This statement shows the flow of cash and cash equivalent during the financial period, तो obviously cash flow statement ही होती है। Monopolistic competition differs from perfect competition primary because perfect competition firm can determine their products, तो monopolistic competition firms can differentiate their product, तो आई थिंक ये भी है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये कौन सा एमसीक्यू है ये? 37 है ये। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये है कि लोग जो फ्यू फर्म्स होती हैं वो compete कर रही होती हैं, जबकि वो उनकी अपनी मोनोपोली होती है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में चीज़ें जो है वो होमोजेनियस होती हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में चीज़ें होमोजेनियस होती हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक जो होती है उसमें चीज़ें जो है वो हेट्रोजीनियस होती हैं। तो इसका आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। मैंने जैसे अब कहा है कि हेट्रोजीनियस, तो आपको समझ आ जाएगी। A nationwide electronic fund transfer network which enable participating banks or financial institution to distribute electronic credit and debit
डेबिट एंट्रीज टू द बैंक अकाउंट एंड टू सेटल एंट्रीज। तो ये क्या होता है आपका क्लियरिंग हाउस होता है, ठीक है। नेफ्टा 38 हमारा, ठीक है। नेफ्टा 39, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच आ कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ कैपिटल। तो ये क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच आ कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर इज़। तो ये आपका वैसे तो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, ठीक है। तो इशूड रिजर्व नहीं, नॉमिनल कैपिटल होगा या ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, इसमें डिफरेंस देखते हैं। नॉमिनल वर्सेस ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये वही आंसर है, इसका आंसर सी होगा, 39C, ठीक है। रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है बिफोर जो है EBIT। देन आता है द कैपिटल बजटिंग इन विच वी चेक इन हाउ मैनी ईयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कवर्ड। तो ये डिस्काउंट पे बैक पीरियड जो है ये होता है कि कितने टाइम लगेगा, ठीक है। 41, ठीक हो गया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अ पार्ट ऑफ ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ही बता रहा है। बाज़ दफ़ा आपको आंसर क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है। वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग। वी कैन रिमूव या हाइड कर सकते हैं बॉर्डर ऑफ शेप। नो आउटलाइन, अगर हम कोई आउटलाइन रखे ही नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे वो, ठीक है। द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो क्या है, आपके पास ऑप्शन डिफरेंट आते हैं, आप स्लाइड शॉर्ट व्यू देख सकते हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस कंप्यूटर की होगी, तो ये वर्ड आर्ट इसका आंसर है, ठीक है, 45 का। 46 है द टर्म डिप्लीशन जो है रिप्लाइज टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, हमने क्या कहा है, ये वेस्टिंग एसेट्स हैं जो कि मिनरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। एसेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट, आप अनएक्सपायर्ड कास्ट पे शो कराते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो ये शिफ्ट और एंटर दबाएं तो लाइन ब्रेक हो जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको मैनेज कर रहे होते हैं, वेरी इजी, ठीक है। 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन यू कैन असाइन टू एक्शन बटन आर स्लाइड। तो एक्शन रन मैक्रो भी हम कर सकते हैं, एक्सेल में हाइपरलिंक भी है, प्ले असाउंड भी है। डैश इज द एग्रीगेट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर गारंटी मेड बाय कंपनी बैंक टू फॉरेन बैंक फॉर इम्पोर्ट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। इम्प्लिसिट कास्ट इज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कास्ट, जो है आपकी ये नोशनल कास्ट भी कहलाती है। व्हाट डज 5/2 इन वर्ड में क्या होता है, इट मीन्स कि आपका जो है पहले हमने 5/2, तो ये रोज़ ही हैं, 5 रोज़ और 2 कॉलम। वैसे तो मैंने बताया था कल कि जो एड्रेस होता है सेल का वो यूनिक होता है, वो पहले कॉलम होता है फिर आपका रो होता है A1 B2, ठीक है। What happens if you select first and second slide and then click on new slide button। तो क्या होगा, new slide is inserted as second slide in the presentation। तो ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। Who coined the name of यूनाइटेड नेशन, का नाम किसने रखा था, ये आपको जीके से आया हुआ है, ये रोजवेल्ट है, ठीक है। बैंक पासबुक इज आल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, वेरी इजी, 57D। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एजेंसी कन्फ्लिक्ट इज मिनिमाइज्ड बाय। कैसे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग रेमुनरेशन, आप उनके जो है ना मुआवजा सैलरीज वगैरह निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर इसने नहीं लिखा, आई थिंक 58, इसको लिख लेना चाहिए भी।
रेजिडुअल वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द इट्स यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू ये होती है। विच बैंक गेव मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान, तो जाहिर बात हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, वही देता है। पीवी रेशो शोज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को शो करता है। 61 हमारे पास है। ठीक है। विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफर्ड शेयर, इंटरेस्ट पे, तमाम के तमाम ही आ जाते हैं, इसमें ना खास नहीं है। इसमें हम अगर देखें तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। रिडेम्पशन आप कर रहे होते हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इशू जब आप करते हैं प्रेफरेंस शेयर तो कैश आपके पास आ रही होती है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड अगर आप पे कर रहे हैं तो ये बास इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, और बास आईएफआरएस और यूएस गैप के तहत सम टाइम आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप फाइनेंसिंग एक्सपेंस भी इसको कंसिडर करते हैं। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, कैसे जनाब एग्जीक्यूट हो रही होती हैं? दोनों तरीक़े से हो रही होती हैं। ठीक है, पैरेलल और सीक्वेंशियल। कैश बजट जो है आपका इंक्लूड होता है डिविडेंड पेएबल, पोस्टल एक्सपेंडिचर, इशूएंस कैपिटल, तमाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन, तो कौन सा आपका रेवेन्यू रिजर्व है? इसने ए लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल रिजर्व तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने रेवेन्यू रिजर्व पूछा है। कैपिटल रिडेम्पशन भी नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो सकता है। वेयर इज़ रैम लोकेटेड, तो ये मदरबोर्ड में वाक़ होती है। ठीक है, 66 ए। 67 पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने कब पार्टिसिपेट किया था? 48 में। समीउल्लाह खान जो है ये प्लेयर हैं, हॉकी के हैं। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसकी पिक्चर देख लेते हैं। समीउल्लाह खान इज़ द प्लेयर ऑफ हॉकी फील्ड का ये प्लेयर है। ठीक है, अलबत्ता पढ़ने वाले पढ़ाकों की इंटरेस्ट। अच्छा यार, इसकी वॉइस बंद करने का मुझे तरीका तो बताइएगा, कहाँ से ये बंद होती है? मार्केट कंट्रोल प्रोसेस 68 जो है हमारा मार्केट कंट्रोल प्रोसेस 68 कहाँ गया? 68 बी है। हाँ वही, ठीक है। मार्केट कंट्रोल प्रोसेस जो है ये कंसिस्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करेक्शन, डेविएशन, ये तमाम की तमाम। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपकी? ये करंट लाइबिलिटी है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज आल्सो नोन एज, आप छोटी थ्योरी भी आई थिंक इसको बोलते हैं। 72 ए प्राइस थ्योरी, ठीक हो गया, प्राइस थ्योरी। द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी है? कैश फ्लो भी है, रिटेन्ड अर्निंग, ये तमाम शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस का अगर हम जो एलिमेंट ढूंढना चाहें तो ये हमारे पास पेंसिल वाक़ आ जाता है इसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोलूट सेल रेफरेंस, तो सेल रेफरेंस जो है, ठीक है, अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहें तो 75 डी, ठीक होगा ये। अच्छा, ये जो हम डॉलर का साइन लगाते हैं ना, मैंने अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप कॉलम रो को जो है ना ये सेल को फिक्स करने के लिए लगा देते हैं। एब्सोलूट सेल रेफरेंस, एब्सोलूट का मतलब है कि ये बिल्कुल है, ये हिल नहीं सकता। अगर A1 है तो यही है, वगरना आगे पीछे हो जाते हैं। ये एब्सोलूट का मतलब है कि आप फिक्स कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं इसको। परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है, थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ, आंसर को ही डिस्कस कर देता हूँ।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एक्शन, ये देख सकते हैं। द स्लाइड डेट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, तो ये आप प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं, तो ये एक टाइटल स्लाइड होती है। स्लाइड डेट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये टाइटल स्लाइड होती है। जब कब वर्ल्ड वार टू एंड हुई थी, जब अमेरिका ने इसके ऊपर हुए किए थे जापान के ऊपर, तो 44 में, 76 बी 45 में। तो ये जो मैं अटैक की बात कर रहा था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को 2 एटॉमिक बॉम्ब जापान के ऊपर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। द फर्स्ट बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, जो कि 8 अगस्त को फेंका गया था, एंड सेकंड जो नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को फेंका गया था। दीज बॉम्ब्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन जापान सरेंडर एंड एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू। The bombs remain a subject of historical debate and ethical consideration due to, तो ये अमेरिका के बारे में बताता है। तो वर्ल्ड वार टू जो है ये कब एंड हुई थी, 1939 से शुरू हुई और 45 को एंड हुई थी। डैश इज़ अ पाकिस्तानी जूरिस्ट हु हैज़ बिन जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कौन है जनाब ये? 79 लुब्ना सलीम है, इसके बारे में देख लीजिएगा। द पार्टीज टू द जॉइंट वेंचर, ये को वेंचर्स कहलाती हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, तो ये क्या होगी? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। 82 एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी, द बैलेंस ऑफ रिजर्व प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड अ फर्म, तो ये क्या होती है? आपकी बैलेंस शीट के एलिमेंट है ना, तो बैलेंस शीट का ऑडिट ही होगा ये, और तो नहीं हो सकता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, जनरल रिजर्व भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस। द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी जो है ये किसको रेफर करता है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स 85, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज का क्या होता है? आप ज़ाहिर सी बात है आपका कैपिटल ही होगा, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अकाउंटिंग इक्वेशन को इसने कहा हुआ है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड सीजनल एक्सपेंस, ये हम देख लेते हैं। तो ये भी ना इसने कोई अजीब से दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड सीजनल एक्सपेंस क्या कहती है? एग्रीगेट वर्स्ट कंजर्वेटिव, ये इसका कोई सूटेबल आंसर नहीं है आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। स्मार्ट टैग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल, स्मार्ट टैग जो होता है वो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं सेल से? तो ये कहता है द डाटा इन सेल इज चेंज, इसको आप डिलीट कर दो या चेंज कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में, तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपने देखे होंगे, इसमें आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, वैलिडेशन डाटा वैलिडेशन भी होती है, फॉर्मेट फार्मूलाज, तो ये ऑल ऑफ द हो सकते हैं। 90 leadership motivates the people to work and not the power of money, दिस कंसेप्ट क्या होती है? ये कस्टोडियल मॉडल आई थिंक। लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी, जस्ट लीडरशिप जो है ये मोटिवेट करती है आपकी, ठीक है, पैसा नहीं करता। द स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो मेडन स्पीच इसको बोलते हैं, इसने क्या लिखा है आई डोंट नो, 91 ए होना, एक्सटेम्पोर, राइट। एंटोनिम ऑफ वीन, इसका एंटोनिम जो है ए अटैच। A current account surplus implies that the country is not lender to the rest of the world. करंट अकाउंट सरप्लस जो है, करंट अकाउंट सरप्लस, इसके ऊपर हमने अच्छी खासी लेक्चर में बात की हुई है, ठीक है। नॉट अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सरप्लस है। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो कलेक्शन पॉलिसी है, क्रेडिट टर्म्स है, कैश डिस्काउंट प्राइस है, तो ये
सी वाला जो है ना ये नहीं है 94। 95 dash is a type of preferred stock that provide a greater guarantee of dividend payment to its holder। तो ये cumulative होता है जिसमें हम ये वादा करते हैं कि अगर आपको एक सालाना भी मिला तो हम प्रीवियस ईयर्स का आपको इकट्ठा दे देंगे। Dash is a type of computer memory that can retain store information even after power is removed। तो ये non volatile memory जो है ये ऐसी होती है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्ने मैग्नीफाइड इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं आप। 97 को देखें तो डी, इसने यहाँ पे नहीं लिखा। ये थोड़ी सी आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, यूज टू फिर कहता है द डैश इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एन इन्वेस्टर सेवर लेंडर रिसीव्स आफ्टर अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन। तो ये जो है आपका नॉमिनल जो है वो इन्फ्लेशन के साथ होता है, जबकि रियल जो है वो आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। तो ये जो है रियल रेट ऑफ जो है ये इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर रहा होता है। फर्स्ट नेटवर्क जो है ये क्या कहलाता है आपका, तो आरपानेट है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये कैलकुलेट करते हैं बाय डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो हम कंपाउंडिंग करते हैं। तो ये पेपर था, आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल। उम्मीद है कि आप इसको टाइम देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।